हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। तो मैं हूं आपकी होस्ट मिस अवंतिका। तो आज हम कवर करेंगे हमारा पार्ट 3। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि हम आज पार्ट 3 में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन से। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हम देखेंगे कितने प्रोफेशनल्स होते हैं। तो आपके होते हैं 5 पॉइंट्स। फर्स्ट है आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एज अ प्रोफेशन हम ये जानते हैं कि जो भी हमारा एक प्रोफेशन है, चाहे वो आपका सीए ले लीजिए, चाहे वो आपका सीएस ले लीजिए, चाहे वो आप डॉक्टर हो, चाहे वो आप लॉयर हो, तो इन सभी के पास क्या होती है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि किसी आम आदमी के पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस सीए के पास जो है वो सीए की डिग्री है ना, वो पूरी सीए की पढ़ाई किया हुआ है। डॉक्टर्स है तो डॉक्टर जो है मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हुआ है, ठीक है। तो उन सभी के पास एक ऐसी नॉलेज है जो कि किसी और आम आदमी के पास नहीं होती है, ठीक है। डॉक्टर है तो वो कभी भी लॉयर का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अपना ही डॉक्टरी का पढ़ाई किया है, तो वो अपना पेशेंट ही हैंडल करेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि लॉयर कभी पेशेंट हैंडल करे? नहीं। और ऐसा कभी हो सकता है कि डॉक्टर जो है आपका केस फाइल करके केस अपना जो भी है उसको हैंडल करे? नहीं। तो एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि एक पर्टिकुलर के पास ही होती है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास ही होती है और आम आदमी के पास नहीं होती है, ठीक है। तो वही आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड है आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एंट्री पॉसिबल नहीं है, मतलब नो एंट्री। नो एंट्री इन द सेंस कि सपोज दैट कि जो सीए है, सीएस है, डॉक्टर है और लॉयर है, तो इन सभी के पास एक डिग्री होनी चाहिए ना, जो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है आपकी। डॉक्टर के पास एमबीबीएस की, लॉयर के पास जो एलएलबी की डिग्री होती है, सीए के पास सीए की डिग्री होती है, तो वो सारी डिग्रीज उनके पास होनी चाहिए। बिना उस डिग्री के वो उस प्रोफेशन में नहीं घुस सकते। अब एज अ बिजनेस देखिए तो बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस जो है आपका, मान लीजिए कि एक बिजनेस आपके पापा कर रहे हैं, तो वो बिजनेस पे आप वहाँ पे उतर सकते हैं। मतलब अगर बाप बिजनेस कर रहा है तो बेटा वो कर सकता है, वो बाप के बाद वो बेटा बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो क्या आप उनके वो जब रिटायर हुए तो आप उनके जगह पर डॉक्टर बन सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई पढ़ाई नहीं है, तो आप मैनेज नहीं कर सकते। तो बिजनेस में आप अपने पापा की जगह पे बैठ सकते हो, लेकिन एज अ प्रोफेशन आप अपने पापा की जगह पे नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ डिग्री। थर्ड है आपका प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इन द सेंस कि जो भी आपका एक प्रोफेशन है वो किसी न किसी एक प्रोफेशनल, उसके ऊपर कोई भी आपका प्रोफेशन है उसके ऊपर भी एक एसोसिएशन होता है, तो वो उस एसोसिएशन से वो जो है वो अटैच्ड है। कोई भी प्रोफेशन हो वो एक एसोसिएशन से अटैच होता है, चाहे वो आपका सीए हो, चाहे वो आपका सीएस हो, तो उसके ऊपर कोई वहाँ पे है, वो आपको जो भी गाइड कर रहा है कि नहीं हाँ काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वही आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि कोई भी प्रोफेशन हो वो किसी न किसी एसोसिएशन से अटैच्ड होता है, ठीक है। सेकेंड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हम जानेंगे कि क्या होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपका वो होता है कि कोई भी एक जो भी एसोसिएशन है उनका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कि हमें काम को कैसे करना है, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो हम मैनेज करते हैं। मतलब कि एक कोड होता है कि हमें किस काम को कैसे करना है, किस भाषा में क्या करना है, वो सब क्या होता है मैनेज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सेकेंड है आपका सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर है तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, लॉयर जो है वो अपनी सर्विस दे रहा है। अब डॉक्टर अपनी सर्विस क्या दे रहा है, वो पेशेंट को हैंडल कर रहा है। लॉयर अपनी सर्विस क्या दे रहा है, कोई भी केस जो है उसको सॉल्व कर रहा है, क्रिटिकल केस है तो उसको भी सॉल्व कर रहा है। सीए क्या है, सीए अपनी अकाउंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब चेक कर रहा है। तो वही सब क्या हो गया आपका, आ गया सर्विस मोटिव में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये जो 5 जो आपके रूल्स हैं, ये अभी प्रोफेशन में तो एप्लीकेबल है, बट क्या ये आपके मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है या नहीं। तो फर्स्ट है आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इतना हम जानते हैं कि हमारा जो भी अभी फिलहाल तो मैनेजमेंट में अभी ऐसा कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं आपको वो डिग्रीज प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास बीबीए की डिग्रीज हो, चाहे वो एमबीए की डिग्री हो, तो अभी ऐसा कुछ
नहीं क्लियर है कि नहीं आपको मैनेजमेंट करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको BBA और MBA चाहिए ही होगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर अभी फिक्स नहीं है, लेकिन मैं इसको क्लियर नहीं बोल सकती कि हाँ ये है भी और नहीं भी, ठीक है। तो ये है भी और नहीं भी एज ए मैनेजमेंट, ऐसा कोई क्लियर नहीं कि नहीं आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको BBA MBA की डिग्री चाहिए ही, लेकिन कुछ कुछ प्रोफेशंस में ऐसा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एप्लीकेबल है भी और नहीं भी एज अ मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड है आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो ऐसा अभी कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है ये आपका मैनेजमेंट में यूज़ नहीं होता है, सिर्फ ये प्रोफेशन में यूज़ होता है। तो ये अभी फ़िलहाल अभी ये एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपकी मैनेजमेंट में, कोई भी पर्सन कर सकता है स्टार्ट। फर्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो मैनेजमेंट एज ए मैनेजमेंट ये रूल भी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ये रूल एज ए मैनेजमेंट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंड है आपका एग्जिस्टेंट ऑफ एथिकल कोड्स। तो अभी मैनेजमेंट में ये रूल भी आपका नहीं है, ठीक है। सेकेंड है आपका सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव जो है आपका ये फिलहाल में अभी ये भी आपका रूल ये जो है प्रेजेंट नहीं है। ये सारे रूल्स जो होते हैं आपके फिलहाल अभी प्रोफेशंस के लिए हैं, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो में मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं 3, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड होता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड होता है आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने यहाँ तीनों लिख दिया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो भी हमारा कोई बिजनेस है जो वो चला रहा है, जो भी एसोसिएशन है वो चला रहा है, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, जो वहाँ का मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो आपका CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और आपका जो है आपका क्या बोलते हैं CFO है, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, CFO जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो कि हेड है हमारा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हेड है, हेड भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड है आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल ऑफ लेवल मैनेजमेंट इन द सेंस कि देखिए हम आपको एक बता रहे हैं कि टॉप लेवल के अंदर आते हैं आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल के अंडर में आते हैं आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करता है किसके लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके कौन आते हैं, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ठीक है, ये सारे लोग जो आते हैं आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन काम करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करता है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको बोलता है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको बोलता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, वही लोग क्या करते हैं, काम करते हैं किसके लिए, टॉप लेवल के लिए और एज वेल एज मिडिल लेवल के लिए। तो ये इसको बताता है, ये इसको बताता है, देन ये जो होता है ये इन दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आप जो पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होते हैं, तो वही आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी हैं। फर्स्ट है आपका प्लानिंग, सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है आपका स्टाफिंग, फोर्थ है आपका डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। तो मैंने उसमें भी बताया था, आज मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है, ये नेक्स्ट में भी। तो अभी आप ये पांचों जो आपके हेडिंग्स है ना, इसको आप पार्ट बी, आपका जो बिजनेस का जो बुक है वो पार्ट 2 में डिवाइड हुआ है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट आपका पार्ट ए है, सेकंड आपका पार्ट बी है। तो पार्ट ए में जो आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो पार्ट बी में आप इन सबको इन सबका 5 मिला के 5 चैप्टर है। फर्स्ट प्लानिंग का पूरा एक चैप्टर है, तो सेकंड आपका ऑर्गेनाइजिंग का एक चैप्टर है, तो पूरा ये 5 चैप्टर आपका डिवाइडेड है। तो अभी हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें प्लान करते हैं, प्लानिंग इन द सेंस कि थिंकिंग इन एडवांस ही हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले हम प्लान करते हैं ना कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले हमें ये रॉ मटेरियल जुटाने पड़ेंगे, मशीन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, तो वही क्या है आपका प्लानिंग, प्लानिंग इन द सेंस कि थिंकिंग इन एडवांस। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इन द सेंस कि एग्जाम्पल लीजिए कि आप लोग के घर में सारे मम्मी अगर कपड़े तय करती हैं तो पापा के अलग रखती हैं कि पापा के अलग, आपका अलग, मम्मी का अलग। तो ऐसे खोजने में आसानी होती है ना कि हाँ पापा का इस वाले में होगा, मम्मी का इस वाले में होगा, मेरा इस वाले में है, मेरी बहन भाई का इस वाले में है। तो वही क्या है आपका ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को सही ढंग से रखना, चीज़ों को सही ढंग से मैनेज करके चलना ताकि हमें आसानी रहे। और थर्ड है आपका स्टाफिंग, स्टाफिंग इन द सेंस कि करेक्ट प्लेस पे एक करेक्ट पर्सन को रखना, फाइंडिंग द राइट पर्सन टू डू द जॉब,
कि जो स्टाफ है हम चाहेंगे ना कि उस पर अगर हम लोग को रखना है स्टाफ को, अगर ऐसा तो नहीं कि फाइनेंस और अकाउंटिंग के स्टाफ पे आप अकाउंटिंग वाला ही स्टाफ खोजोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि रिसेप्शन पे का लाके आप उठा के रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन टू डू द जॉब, वही आपका क्या है, स्टाफिंग, करेक्ट प्लेस पे करेक्ट स्टाफ को रखना। डायरेक्टिंग इन द सेंस, डायरेक्टिंग से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या, कि डायरेक्ट करना, कि काम को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वो कौन डायरेक्ट करेगा, आपका मैनेजर। मैनेजर डायरेक्ट करता है, तो जब ये तीनों चीज़ आपकी होंगी तभी तो मैनेजर डायरेक्ट करेगा। एंड देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इन द सेंस, जब ये सारी चीज़ें एक करेक्ट मैनर में होंगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तभी तो जाके ये कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ चलना। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, हमारा ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है, हमने ठाना कि इस बार हमें सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, हमने ठाना कि हमने सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स वाले तैयार हैं, मार्केटिंग वाले भी मार्केटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाले ने क्या किया, हमारा प्रोडक्ट बना के दिया ही नहीं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि अरे यार कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूट। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस कि सिंक इन द, जैसे समझेंगे अभी हम, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि वीडियो हमारी सही आ रही है कि नहीं, वीडियो दिख रही है कि नहीं, ऑडियो जा रही है कि नहीं आप तक। ठीक है, ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम से हमारी जो ऑडियो होती है वो अलग दिखती है, वीडियो जो होती है अलग दिखती है। तो क्या बोलते हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है, एक साथ नहीं चल पाता है जैसे ही। तो इसमें हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट। जैसे सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस कि सभी डिपार्टमेंट को एक साथ जब रहेंगे, जब तो ही कोऑर्डिनेशन होगा, तो ही चीज़ें जो होंगी वो अच्छे से चलेंगी। बिना सिंक्रोनाइजेशन के कोई काम नहीं पॉसिबल है। तो यही क्या है आपका, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूट। सीक्वेंस जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, किसका, कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे एसेंस से क्या है, मतलब आपका एक इसेंशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि चाहे वो आपका घर ले लीजिए, चाहे वो आपका स्कूल ले लीजिए, चाहे वो आपका हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे वो आपका कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, तो उसमें क्या है कि एक करेक्ट वे में काम होता है ना। चाहे वो आपका जिम हो, चाहे वो एक क्लब हो, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी काम होगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपका उसमें देखिए 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट आपका, इट नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन द सेंस, फंक्शंस क्या है हमारे, फंक्शंस आपके क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग अगर अच्छे से नहीं हुआ तो डायरेक्टिंग में क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं हुआ तो क्या हुआ आपका, स्टाफिंग अच्छे से नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। अगर स्टाफिंग अच्छे से नहीं हुआ तो डायरेक्टिंग कहाँ से होगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्या है, वो एक करेक्ट फॉर्म में होगा। प्लानिंग अच्छे से हो गया, देन हम करेंगे क्या, हमारा ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगा, क्या हम करेंगे, देन स्टाफिंग अच्छे से होगा, देन हम करेंगे हमारा डायरेक्टिंग अच्छे से हुआ तो कंट्रोलिंग ऑफ कोर्स अच्छे से होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फर्स्ट, इट नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड है आपका, इट रिक्वायर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की सभी के साथ यूज होगा, चाहे वो आपका टॉप लेवल हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल हो, चाहे वो आपका लोअर लेवल हो। तो ये सभी लेवल्स के साथ हमारा क्या यूज होगा, कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो अच्छे से चलेगा कैसे बेटा। देन थर्ड है आपका, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कोऑर्डिनेशन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैनेजमेंट में। बिना कोऑर्डिनेशन के आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सभी को इकट्ठा होकर काम करना और करेक्ट वे में काम करना क्या है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है आपका ये कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो आई होप कि तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में आपके टोटल 6 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट है आपका इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट इन द सेंस कि हम जैसे कि मैनेजमेंट की बात करें
तो मैनेजमेंट में आपका इंटीग्रेट्स ग्रुप ऑफ एफर्ट्स का मतलब ये है कि हम सभी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं कोऑर्डिनेशन इन द सेंस के सबको साथ में लेके चलना। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया एग्जांपल ले लीजिए, तो हमारे बिजनेस में हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर के लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में हर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे क्या होता है, लैंग्वेज बदल जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी दूर पे जाएंगे कुछ और लैंग्वेज लोग बोलते हैं, फिर थोड़ा सा आगे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पार करेंगे जैसे ही वहाँ दूसरा मतलब सिटी आ जाएगा तो दूसरी भाषा में लोग बात करते हैं। तो क्या होता है कि सारे कल्चर को लेके सारे डिपार्टमेंट्स के सारे कल्चर के जो भी लोग हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके काम करना, वही क्या है आपका इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सेकेंड है आपका इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द सेंस कि हम अकेले काम नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट आई, ठीक है। आई की जगह पे क्या होगा आपका वी इन द सेंस कि हम सब इन द मतलब कि जैसे कि सारे एम्प्लॉयज हमारे हैं, जो सारे वर्कर्स हमारे हैं, सबको हैंड इन हैंड, सबको हाथों में, मतलब सभी को लेके साथ चलना, वही क्या है आपका इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। कोई भी काम करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, हम अपने सारे स्टाफ्स को इकट्ठा करके ही वो एक यूनिटी बना के ही काम करेंगे। थर्ड है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन द सेंस कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि बिजनेस को आप जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे चलो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सभी को आपको साथ में लेके चलना है और हमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि आपको कभी बंद नहीं करना है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सेकेंड है आपका ऑल परवेसिव इन द सेंस कि ये सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ यूज होगा, ठीक है। ऑल परवेसिव इन द मतलब क्या होता है, परवेसिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि सभी के साथ यूज होना, ठीक है। फिफ्थ है हमारा डिलिबरेट फंक्शन इन द सेंस कि ये नहीं होगा कि जब मन किया आपका, आपने हुआ कि आज हम काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं काम करोगे भाई? आपके भरोसे, आपके बिजनेस, आपके एसोसिएशन या आपके ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे ही जो सेल्स वाले आपका वेट करेंगे, जो भी मैनेजर है वो आपका वेट करेंगे, जो भी जहाँ आपके यहाँ से जितने लोग भी प्रोडक्ट ले जाते हैं वो आपका वेट करेंगे। तो आप अपने मर्जी के मालिक नहीं हो, क्या है कि वो आपको हमेशा कंटिन्यू करना पड़ेगा, डिलिबरेट फंक्शन, ठीक है। सिक्स्थ है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इन द सेंस कि जो जाहिर सी बात है कि जो भी एसोसिएशन है, जो भी है, तो उसमें मेन ओनर कौन है? आपका मैनेजर। तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कोऑर्डिनेशन को मैनेज करते हुए चलना, इन द सेंस सबकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे लेवल मैनेजर की, चाहे सारे मैनेजर्स की हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको? कोऑर्डिनेशन को मैनेज करके चलना। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है आपके मैनेजमेंट चैप्टर का। इसके बाद हम चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका ये फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें आपके आते हैं फर्स्ट है आपका ग्रोथ इन साइज इन द सेंस कि अगर आप एक कुछ भी चला रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अकेले चला रहे थे तो बहुत आसान था, लेकिन जैसे स्मॉल बिजनेस था तो आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन जब उसमें क्या हुआ कि 2 लोग आ गए तो क्या होगा? हम दोनों को आपस में क्या होगा? कोऑर्डिनेट करने का ज़रूरत होगा। अगर 2 से फिर 3 हो गए तो हम तीनों को आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। अगर 4 आ गए, 4 लोग आ गए, तो चारों को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वैसे वैसे अगर हम लार्ज साइज में जा रहे हैं, तो लार्ज अगर साइज में हम जा रहे हैं तो क्या होगा? हमें कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने का ज़रूरत होगा, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस इन द सेंस आप इसको बोल सकते हो कि नीड, ठीक है, नीड, कोऑर्डिनेशन की नीड। सेकेंड है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपका छोटा बिजनेस था तो उसमें क्या हो रहा था? छोटा ऑर्गेनाइजेशन था तो उसमें क्या होता था कि मार्केटिंग और सेल्स जो होते थे वो एक ही एम्प्लॉय देख लेता, वो एक ही जो मैनेजर है वो देख लेता था। क्या? आपका सेल्स भी वही देख लेता था, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट भी वही देख लेता था। लेकिन अगर जैसे ही आपका ग्रोथ होगा, आपका जो बिजनेस है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो लार्ज स्केल में होगा, तो क्या होगा? हमें जो भी आपका सेल्स के लिए भी एक अलग रखना पड़ेगा और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए भी एक अलग मैनेजर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे छोटा बिजनेस था तो छोटे काम होते थे तो वो मैनेज कर लेता था, एक ही इंसान दोनों काम कर लेता था अगर छोटा बिजनेस था। लेकिन जब हमारा बिजनेस ग्रो कर गया तो वो एक ही इंसान दोनों चीज़ें नहीं संभाल सकता। तो उसके लिए क्या? फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब कि हमें मार्केटिंग के लिए भी अलग चाहिए होगा और हमारा सेल्स के लिए भी हमें अलग चाहिए होगा, ठीक है।
तो वही है आपका डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। थर्ड है आपका स्पेशलाइजेशन। तो जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि जब हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर जाता है तो हमें एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल की नीड होती है कि हमारा बिजनेस जो होता है वो एक अच्छे ढंग से चले, एक स्पेशलाइज्ड मैनर में चले। तो उसके लिए क्या होता है, हमें एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मान लीजिए कि आप जब ग्रोथ इन साइज, मतलब जब बड़ा बिजनेस होगा तो हमें कुछ ज़्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, 2 या 2 से अधिक स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट इन द सेंस कि वो बोल देता है, पहला मैनेजर बोल देगा मुझसे ज़्यादा तुम्हें नहीं पता है, मुझसे ज़्यादा तुम नहीं जानते हो। तो क्या होता है कि झगड़ा वगड़ा होने लगता है, ठीक है। तो वही आपका हो जाएगा डिस्प्यूट। लेकिन उसको मैनेज करके चलना क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हमें ज़्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे ना। तो फर्स्ट था आपका ग्रोथ, सेकंड था आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन, थर्ड था आपका स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपको अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग सेल्स के लिए फंक्शन को डिवाइड करने पड़ेंगे और उसके लिए अलग अलग प्रोफेशनल, अलग अलग स्पेशलाइजेशन, अलग अलग स्पेशलिस्ट लोगों को लाना पड़ेगा आपको, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो आपका सेल्स हो। तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ बच्चों आज हमारा चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा तो हम हमारे और आपके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना के चलिए। अगर मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ तो आप उसको देखिए, तभी हम दोनों के बीच में या मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ आप नहीं पढ़ रहे हो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं तो अपना काम कर दे रही हूँ लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो क्या है, मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो यही है कि कोऑर्डिनेशन को पढ़िए और कोऑर्डिनेशन को हमारे और आपके साथ मैनेज करते हुए चलिए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कॉमर्स स्टूडेंट्स को जोड़िए। फिलहाल तो आप अपना कोऑर्डिनेशन मैनेज करके चलिए और फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं हम, सेकेंड चैप्टर हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच।